हमने देखा कि किसी मीडिया टॉक के दौरान ना इस बात का भी क्रेडिट लिया जा रहा था कि एक दौर था कहीं पे सैलाब आया तो नवाज शरीफ साहब थे वो अवाम में चले गए, फिर एक दौर था शहबाज शरीफ साहब थे वो अवाम में चले गए, अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी अवाम में मौजूद हैं, तो हमें अवाम का बहुत ख्याल है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरफ भी तो इशारा करते हैं ना कि अगर आपने इतनी तवील तरीन हुक्मरानी की है और एक ही ख़ानदान ने की है तो बार बार ऐसे मौके क्यों आते हैं कि आपको जो अवाम की दादरसी के लिए अवाम में जाना पड़ता है। आप वैसे जाएं नॉर्मल हालात में, लेकिन कुछ तो ऐसे हालात भी पैदा करें कि जो सैलाब है वो बार बार इन अवाम को अपने घरों से बेदखल ना करें। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ डैम्स की ज़रूरत से कर लेते हैं। आप भी आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो हैं खुद हुकूमती जो शख्सियत हैं वो ये कह रहे हैं कि डैम सिर्फ उसी वक्त बन पाए जब डिक्टेटर्स आए, तो अब क्या किया जाए? डिक्टेटर्स को बुलाया जाए, दावत दी जाए, फिर डैम्स बनेंगे? किस तरह से इस मसले से निपटने की कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत? देखें, एक तो ये कि पाकिस्तान में डैम बनाना बहुत ज़्यादा इशू रहा है और अवाम, आपको पता है कि लोग सियासतदान भी इस पे सियासत करते रहे। कालाबाग डैम जो है वो आज तक बन नहीं सका और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि उस वक्त अगर शुरू हो जाता तो कंप्लीट भी हो सकता था और फिर उससे फ़ायदा भी हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि जो अगर आवाज़ उठाते हैं कि डैम बनाए, फ़ौरन डैम बनाए, तो एक तो डैम के लिए आपको पता मखसूस जगह चाहिए। ये नहीं कि पंजाब के प्लेन्स में आप डैम बनाना शुरू कर दें जहाँ पे बन ही नहीं सकते। जैसे कि अभी आवाज़ें उठ रही कि सियालकोट और इन एरियाज़ में आप देखें ना, रिवर जो है रावी ब्यास वो जो आ रहा है सतलुज, वो कसूर साइड से एंटर हो रहा है, रावी लाहौर से एंटर हो रहा है और जो चिनाब है वो हेडबराला से एंटर हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन है नहीं जहाँ पे आप कह सकें कि जी यहाँ से यहाँ पर डैम बन सकता है। हाँ, पानी के ज़खायर ज़रूर बन सकते हैं। ये पाकिस्तान की हमेशा से गफलत रही है कि पानी के ज़खायर यानी पानी जमा करके उन्होंने इकट्ठा नहीं किया ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करें, जब सैलाब आए तो उनको पानी को जमा किया जा सके। अब आगे डैम्स की बात, तो डैम जो है वो तो 10 से 15 साल का एक अरसा चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि एक डैम बना सकें। आपको पता है जितने भी डैम्स बने पाकिस्तान में, चाहे वो मंगला डैम हो, चाहे तरबेला डैम हो, चाहे कोई भी डैम हो, तो उस डैम में बैरूनी इमदाद जो है, बैरूनी फंडिंग के बगैर कोई डैम नहीं बन सका। पाकिस्तान के पास ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने, अगर आपकी कोई 2 लाख रुपए सैलरी है, आप लेकिन बुगाटी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो कैसे खरीदेंगे? वो आप खरीद ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि सारी फंडिंग जो है वो बाहर से आनी है और उसका ऑब्वियसली जैसे ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें चाइना ने बना के दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्वियसली जितने भी सालों के लिए उसका फिर उन्होंने चार्ज भी करना है। तो ये एक मसला है। पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए और पाकिस्तान की ऐसी लोकेशन है उस एरियाज़ में जहाँ पे यानी ये दासू बन रहा है, मोहम्मद बन रहा है, ये अमीर बादशाह डैम बन रहा है, तो वो काफ़ी देर बाद शुरू हुए, लेकिन डैम जो है वो अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर टाइम लगेगा। कुछ एक आध डैम ऐसा है जो कि मे भी अगले साल तक प्रोडक्शन शुरू कर दे। तो ये आवाज़ें जो है सैलाब के टाइम पे ही टूटती हैं। अभी सैलाब गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर सिचुएशन फिर वही नॉर्मल हो जाएगी और तमाम लोग जो हैं वो दोबारा से शायद अगले सैलाब का इंतज़ार करें कि वो सैलाब जब आएगा तो फिर मुतहरिक हुआ जाए। अहमद वलीद साहब बताइएगा कि क्या किया जाए, क्योंकि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये भी अपने जगह पे एक हकीकत हैं और अगर खुदा ना खास्ता, ठीक है कुछ तो इलाके थे ना जहाँ हर साल सैलाब आना होता है और हम जानते हैं जब हम ये जो पाकिस्तान में जनूबी पंजाब का इलाका है हर साल आता है, किसी साल ज़्यादा आ जाता है किसी साल कम, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो रकबा है वो ज़ेरे आब आता है। सिंध में भी हर साल आता है, तो हम तो अभी तक उसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं किया कर सके। तो अब अगर ये खुदा ना खास्ता ये जो हम देख रहे हैं पंजाब के बकिया मैदानी इलाके, इवन लाहौर में जिस तरह से रावी भी भर गया और उसकी वजह से जो सेटल्ड एरियाज़ हैं, अब तो सोसाइटीज़ हैं, बाकी जगह हैं, वो भी ज़ेरे आब आनी शुरू हो गई। तो अगर ये पैटर्न अब इसी तरह से चलना शुरू हो गया और हर साल आ गया, तो आपको लगता है कि तदारुक तो बात की बात है, कोई इस हवाले से हिलजुल भी है, कोई इस हवाले से आगाही भी है कि ये चीज़ें रियल हैं और इनके ऊपर हमने काबू पाना है? देखिए, पाकिस्तान में बचपन से आपने देखा जो पाकिस्तान का सिलेबस बना है, स्कूलों के अंदर पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है, पाकिस्तान में दरिया बहते हैं, लेकिन कभी कोई आगाही इस तरह की नहीं दी गई कि ये जो डैम अपना दरिया हैं या नहरें हैं, हमें इनको कैसे मेंटेन करके रखना है और जो दरिया का पेट है जिसको कहते हैं कि उसका जो किनारे हैं उसके ऊपर हमने कोई तजावज़ात कायम नहीं करनी, खुद नहीं करनी पहले।
उसके बाद तो गवर्नमेंट आती है ना, कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दरिया के किनारों को बिल्कुल क्लियर रखे, ताकि कभी कल को पानी आए तो ये मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अगर दरिया जो है उसकी सफाई उसको क्लियर करके आपने रखा हुआ है, तो फिर इस तरह की सूरत हाल में आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती। लेकिन ये कि अब देखें ना, पानी आना शुरू हो गया। अब आप क्लाइमेट चेंज का देखें, पूरी दुनिया जो है कितने अरसे से शोर मचा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर आप काम करें। काम क्या करें? ऑब्वियसली सबसे पहले ये कि आप छोटी क्लासों में, इवन क्लास 1 से ये शुरू होना चाहिए कि आगाही जो है मिलना शुरू हो जाए कि हमने अपने क्लाइमेट को कैसे प्रिजर्व करना है। आप नदी नाले हों, दरिया हों, आप सारा गंदगी जो है उसमें डाल रहे हैं और पोल्यूशन डाल के समंदर में डाल रहे हैं। यानी कि ये काम जो है ऐसी चीज़ें हैं जो कि बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली बनती है कि जो दरिया हैं उनके किनारों को और उनको तजावज़ात जो हैं इस तरह की ना हों। अब क्लाइमेट का मसला जो है बड़ा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये जो अर्थ प्लैनेट है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना है। बारिश होती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसका आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बारिशें आपने पिछले कुछ अरसे में देखी हैं, इंतहाई शदीद बारिशें हुई हैं, और बारिशों में पूरा अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आप कराची की बारिश देखें, हालिया बारिश, उसमें पूरा शहर डूब गया। लाहौर कई दफ़ा डूबा है। इस तरह के छोटे इलाके जो हैं उनमें पानी आ जाता है, और वो हर हर दूसरे साल ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसका मतलब है कि हम कोई इस तरह का तदारक नहीं कर रहे। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस एरिया में भी रिसर्च किया, दुनिया भर में रिसर्च हो रही है कि किस तरह से आपने अपना जो आपका एरिया है वहाँ पे किस किस्म की क्लाउड्स जो हैं वो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और होने हैं मज़ीद। यानी आप देखें कि ग्लेशियर की मेल्टिंग, आपको पूरा इसकी आगाही होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तानियों को आगाही होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ मुतलका महकमा जो है सिर्फ उसे पता हो कि हमने जो ग्लेशियर हैं उसकी कैसे हिफाजत करनी है, किस तरह का एनवायरनमेंट हमने मेंटेन करके रखना है। ऊपर जो आप जो रिसेंटली रिसर्च हुई है उसमें ये कि जो क्लाउड्स ऊपर हैं वो दरिया बने हुए उसके अंदर, यानी कि बारिश होगी तो वो क्लाउड बस्ट होगा और वो एकदम से सैलाबी सूरत हाल पैदा करेगा। और इंडिया में आपने देखा कि कश्मीर में ये क्लाउड बस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसका सारा पानी पाकिस्तान की तरफ आना है। यानी कि जो दरिया जो है उनकी तकसीम हुई ना, जब ये जो ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान की और भारत की 1960 में, उसमें जो मशरकी दरिया थे उसमें ब्यास और सतलुज और रावी ये इंडिया के पास चले गए, और सेनाब और झेलम और इंडस जो है वो पाकिस्तान को मिल गए। इसका मतलब है इनका पानी जो है वो भारत के पास है, रावी और सतलुज ब्यास का। तो इन पानी को वो जब उनके पास ज़्यादा पानी होगा वो छोड़ देंगे हमारी तरफ, क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं है। जैसे अभी उन्होंने छोड़ा, और डैम जो है उन्होंने बनाए हैं, डैम जो है वो सैलाबी सूरत हाल के लिए यानी नाकाफी है। यानी सैलाब जब आएगा वो डैम को सब कुछ तोड़ देगा। अगर वो भारत जो है, अगर उन्होंने पानी इकट्ठा किया हुआ था और अगर वो डैम के स्पिलवेज ना खोलता तो वो डैम जो है तबाह हो जाना था, और उससे ज़्यादा नुकसान फिर पूरे भारतीय पंजाब में और पाकिस्तान में नुकसान होना था। लेकिन मसला ये है कि इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले जो सिलेबस जो है उसमें आपने डालना, फिर आगाही देनी है सबको कि भाई हमने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। जी। अहमद वलीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आप खुद भी लाहौर में रहते हैं। आप पिछले दिनों स्मॉग का मसला आया कुछ सालों से, अब वो बड़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। अब ये सैलाब का मसला, कुछ लोग तो कह रहे हैं, तस्वीरें बना के मंजर कशी कर रहे हैं कि बादशाही मौज तक चला जाएगा पानी का ये सिलसिला। लाहौर बहुत ग्रीन होता था कुछ अरसे पहले तक, बाकी शहरों के लोग आकर कहते थे कि लाहौर बड़ा ग्रीन है, बागात का शहर है, खूबसूरत है। लेकिन फिर हमने देखा, अगर अब कुछ आप फ़ज़ाई सफ़र करें और जब लाहौर लैंडिंग से पहले के मनाजिर देखें तो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। एक दरख्त जो है वो 1000 लीटर पानी एक दिन में एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। आपको नहीं लगता कि मज़ीद हमें फॉरेस्ट जो हैं दरख्त लगाने चाहिए, स्पेशली वो एरिया जो इन दरियाओं को, इन नहरों के करीब है? अब बिल्कुल, एक तो दरख्त जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाहौर हमने बचपन से देखा है कि बहुत ग्रीन था, हर तरफ हरियाली थी, और ऐसे ऐसे एरियाज़ में हमने कॉलोनीज़ देखी हैं बनते हुए जो को जहाँ पे तबाही मचाई उन्होंने जो प्रॉपर्टी के लोग हैं, कि जहाँ उनको जहाँ से पाकिस्तान, लाहौर को ख़ास तौर पे
सब्जियां और फल मिलते थे, उन इलाकों में और हाउसिंग कॉलोनीज बन गई और दरख्त जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। और एक और मसला आ रहा है कि जो नई कॉलोनीज बन रही हैं उसमें सड़कों के साथ साथ दरख्त जो है वो छोटे छोटे फूल लगाते हैं, दरख्तों को बड़ा नहीं होने देते। ये बड़ा सीरियस मसला है। इवन DHA हो या कोई और भी कॉलोनीज हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वो माल रोड की तरह, जो कि गोरों ने सड़क बनाई और उसको देखें आप किस तरह से छत बनी दरख्तों की। और ये दरख्त जो हैं ऑब्वियसली यहाँ पे पहाड़ों पे दरख्त लगाएंगे तो वो माउंटेन्स को जो है वो स्टेबल रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, उनकी जड़ें जो हैं उन पत्थरों को या मिट्टी को सिरकने नहीं देंगे बारिश की सूरत में। तो ये जो मामला है ना पानी का, इसका पानी का निकलने का और फिर उसके बाद दरख्त का जो फ़ायदा है एनवायरनमेंट का, स्मॉग का आपको पता है लाहौर जो है पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 है स्मॉग में। बड़ी शर्मिंदगी है हमें कि हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का सबसे सब शहर होता था। तो वो शहर जो है उसके बेहंगम फैलाव, आबादी का जो बेहंगम फैलाव है, किसी हुकूमत ने, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी पार्टी ने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया। यानी आप जैसे आप कह रही हैं ना कि जहाज़ से आप जब फ्लाई करते हैं तो नीचे जब ये शुमाल की तरफ से टेक ऑफ करता है तो नीचे जो आप आबादी देखें तो ये पूरा इलाका जो है सिर्फ एक ग्रीन एरिया नज़र आता है शाहनवाज बाग का। यानी आप ऊपर से देखें तो पूरी की पूरी आबादी, ये जो महमूद बूटी या दरोगा वाला, ये पूरे जो इलाके हैं गुलशन पार्क, यानी पूरा इलाका आपको सिर्फ मकान नज़र आएंगे। वहाँ पे कोई पार्क नहीं है, किसी जो जितनी भी ये सोसाइटीज़ छोड़ दें, ये जो जितनी आबादी बनी है, यानी चुंगी अमर सदू है, इस तरह शहर के इर्द गिर्द जितना भी एरिया फैलाव हुआ है, लोगों ने प्लॉट बल्कि पार्क के ऊपर कब्जा करके सारे मकान बनाए, लेकिन किसी ने उसको बॉदर नहीं किया और वो कब्जे इस तरह कर करके मकान बनते आज ये सूरत हाल है कि उन इलाकों में दरख्त ही नहीं रख सकते। यानी आप देखें कि वो पूरा एरिया जो ग्रीन था अब उसकी ग्रीनरी खत्म करके सारी कॉलोनीज बन गई। इवन यहाँ तक कि आप इस तरफ जाएं, बॉर्डर की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो जहाँ BRB नहर है, जहाँ पे जंग लड़ी गई, जहाँ पे अजीज भट्टी शहीद जो हैं अपने मोर्चे में वहाँ शहीद हुए, तो उसके आप करीब देखें कि सारी आबादी DHA या कॉलोनी से सारी की सारी आबाद हो गई वहाँ पे। अब वो दरख्त कटे हैं, वहाँ पे खत्म हुई है। जंगल हुआ करते थे, दरख्त हुआ करते थे, वहाँ पे अब कंक्रीट के जंगल जो हमें नज़र आते हैं। अहमद वलीद साहब, आज का इशू भी है, इससे पहले भी हम सुनते थे कि जो कब्ज़ा करके कहीं पे कोई तामीरात कर दी गई, कमर्शियल चीज़ें कर दी गई, जो नाले हैं उनके ऊपर कमर्शियल इमारतें बना दी गई, प्लाजे बना दिए गए। और सिर्फ किसी एक शहर का मामला नहीं, कराची के हवाले से वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी असर रसूख रखने वाली जो शख्सियात या पार्टीज़ थी उनके हवाले से ये खबरें आती थी। अब जब ये सैलाब आया तो हमें पता चला कि जो दरिया था, इवन दरिया सवात था या जो दरिया कुनहार था, उनके किनारे भी नाजायज़ तजावज़ात हैं जिनकी वजह से ये मामलात हुए। फिर पंजाब में जब सैलाब आया तो वहाँ पे भी यही पता चला कि रावी के सुनने में जो आया कि रावी के अंदर तक और उसके अतराफ़ में जो सोसाइटीज़ है वो बन गई। तो ये क्या अज़ खुद लोग कर लेते हैं, कोई एक इंतज़ामिया का फ़र्द होता है वो किसी को बताए बगैर किसी से क्या पैसे लेके कुछ कर लेता है, या पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है, और किस तरह से इसका तदारुक हो सकता है? देखिए जी, तदारुक तो अब करना बहुत मुश्किल है इस शहर को। यानी आप समझें कि शहर को फिर गिराना पड़ेगा उन हिस्सों को, यानी ये तो मुमकिन नहीं है। कंट्रोल जो है हुकूमत का बिल्कुल नहीं रहा, यानी करप्शन बहुत ज़्यादा, और जिसने जो चाहा वो हुआ। और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी जो माफिया है उसने, आप देखें कि पूरे के पूरे जो इस तरह के ग्रीन एरियाज थे उनको ख़रीद के उन्होंने किसानों से वहाँ पे सारा यानी आबादियाँ बना दी। यहाँ तक कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी के जो बड़े रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने अपने किसी बंदे से ये कहा कि यार ये हमने ये बागात खरीद ली हैं तो तुमने अभी तक यहाँ बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया? तो उसने कहा कि बड़े फलों से लदे हुए दरख्त हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि इनको मैं काटूँ। तो उसको उन्होंने जवाब दिया कि तुम कभी कामयाब बिल्डर या तुम प्रॉपर्टी के उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। यानी आप देखें कि इसके लिए आपको ज़ालिम होना पड़ता है कि अगर आप ये काम करेंगे और कब्ज़ा भी करेंगे और उसके बाद फिर वो दरख्त भी काटेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे, क्योंकि इस तरह की लैंड जो है वो ऐसे ही हासिल होगी। जैसे कि लाहौर में हमने माजी में 80s में 90s में देखा
कि जितने भी कोई खाली प्लॉट्स थे यानी पार्क्स टाइप के एरियाज थे, उन पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा ग्रुप्स ने कब्जा किया और वहाँ पे मकान बना के लोगों को फरोख्त कर दिए और वो पार्क्स आज मौजूद नहीं है। यानी इस तरह के काम भी होते रहे और वो काम आज भी हो रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो काम रुक गए हैं। कब्जा ग्रुप जो है वो आज भी देखता है कि कौन सी जगह खाली पड़ी है, हमने कैसे कब्जा करना है और किस तरह से उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये काम जो है पाकिस्तान में अफसोस के साथ ये जो नाले हैं उसका जो एरिया है, गोरों ने जितनी भी ड्रेन्स बनाई लाहौर की, उन ड्रेन्स के कोई 200 फीट इधर 200 फीट इधर यानी कि दोनों लेफ्ट राइट पे उन्होंने कहा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। आप लाहौर की जितनी भी ड्रेन्स हैं, रोही नाला हो या कोई जितनी शहर के अंदर से आ रही हैं, उनमें आप देखें कि उनके ड्रेन्स के ऊपर सर पे घर जो है बने हुए हैं या दुकानें बनी हुई हैं। तो ये काम जो है हुकूमत ने आज तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ तक कि हर एरिया में शहर के अंदर चले जाएं, जितनी ड्रेन्स हैं उनके सर के ऊपर घर बने हुए, यानी कोई हुकूमत जो है उन्होंने ये बॉदर नहीं किया। और कई ऐसे भी छोटे मोटे नाले थे, जैसे लाहौर की नहर है, इस नहर से बहुत सारे नाले निकलते थे, नाले से मुराद के छोटी नहरें निकलती थी, अब वो उनका वजूद ही नहीं। यानी वो ज़मीन जो है वो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी लीगली। यानी वो नहर का जो छोटा नाला है, सपोज शालीमार बाग को इसी नहर से एक नाला निकाल के तो पानी दिया जाता था। दूसरी तरफ यानी खेत होते थे जौहर टाउन साइड पे, तो वहाँ पे भी इस तरह के नाले निकले हुए थे। इसी तरह से जलो साइड से या मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पे नहरें छोटी निकाल के तो सैराब करते थे फसलों को। लेकिन अब वो नहरों का, अब उन छोटे नालों का वजूद ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा कब्जा हो गया उनके ऊपर और किसी ने कभी बवादा नहीं किया कि हम उसको रिटेन करें या चेक करें कि भाई ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगी इसके ऊपर, यानी उसके ऊपर कब्जे कैसे होंगे। यानी हुकूमत की तरफ से जीरो एक्शन था। हमेशा से हमने देखा कि गवर्नमेंट बॉदर ही नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सारे। यानी वो हर हुकूमत जो बनती है उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो सारा के सारा ये कब्जा जो है उसको एग्जीक्यूशन करते हैं। और एलडीए हो या कोई इदारा हो, उसकी कोई मतलब वहाँ पर पैसा दें और अपना आप काम करवा लें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद नेचर सूमोटो लेती है और वही इस वक्त हो रहा है कि जैसे कि अहमद भी बता रहे थे कि हर जगह जहाँ पर सैलाब आ रहा है या बारिश हो रही है, साथ साथ हमारी आंखें भी खुल रही हैं कि ये क्या मतलब दरियाओं पे, समंदरों में, नहरों में। अभी तो समंदर का किस्सा नहीं आया, वहाँ ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो फिर वो सी व्यू अपार्टमेंट्स तक भी बात किसी ना किसी दिन पहुँची जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत डिटेल में आपने इस वक्त जो कुछ हो रहा है और उसकी वजूहात क्या है और डैम्स के हवाले से हमें बताया कि अफोर्डेबिलिटी